हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 7, जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। मैं पहले ही बता दूं कि आज के टॉपिक में छोटे छोटे से पैराग्राफ्स होंगे हर एक टाइप के, पर होंगी बहुत सारी टाइप्स, तो पढ़ने वाला आज बहुत कुछ है। चलो पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग से। सबसे पहले आती है नैरो बैंकिंग। इंग्लिश भाषा में कहें तो नैरो मतलब टाइट। जैसे कहते हैं ना कि नैरो है, गली जो है काफ़ी नैरो है, हम यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे, तो नैरो मतलब टाइट। बैंकिंग की टर्म में नैरो को क्या कहते हैं? नैरो बैंकिंग वो होती है जिसमें बैंक जो है वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट। मार्केट में इन्वेस्ट करना यानी पब्लिक में लोन्स बांटना, मार्केट में अपने पैसे का फ्लो बढ़ाना। बैंक क्या करता है, अपने जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो रिस्क है वो कम होता है, और मार्केट में आप पैसा फैलाओगे, बहाओगे, यानी कि कस्टमर को लोन ज़्यादा दे दोगे, तो क्या गारंटी है कि लोन वापस आएगा? ठीक, तो इसीलिए इसको कहते हैं नैरो बैंकिंग, कि बैंक जो है थोड़ा तंगी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। देन कम्स ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बाहर की बात होने वाली है। तो देखते हैं क्या बात होने वाली है। ऑफशोर बैंकिंग इन्वॉल्व करता है सिक्योरिंग ऑफ एसेट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि अपना जो एसेट्स है, एसेट्स के लोन्स है, वो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे कस्टमर्स में इन्वेस्ट करता है, विच में बी लिमिटेड बाय द लॉज ऑफ कस्टमर्स होम नेशन। जैसा कि कस्टमर के होम नेशन में हो सकते हैं कुछ लिमिटेशंस हो, जिसकी वजह से बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट उसमें नज़र ना आ रहा हो, तो उन कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस को अवॉइड करने के लिए बैंक जो है अपने एसेट्स को फॉरेन कंट्रीज़ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैंने पहले कस्टमर कहा था, कस्टमर नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को वो अपना पैसा देगा एज ए लोन। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑफशोर बैंकिंग। देन कम्स ग्रीन बैंकिंग। जो ये ग्रीन बैंकिंग से सामने पता चल रहा है, जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करते हैं फ्रॉम बैंकिंग एक्टिविटीज, उसको कहते हैं ग्रीन बैंकिंग। देन कम्स इस्लामिक बैंकिंग। देखिए, वो आपको ये नहीं कहेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग बताओ, अगर वो कहेंगे भी तो आप 3 से 4 भी सुना दोगे ना, वो इतने में कहेंगे इट्स ओके, काफ़ी है, आपको आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। वो ऐसा इंटरव्यू लेंगे कि वो आपको कह देंगे कि ऐसी बैंकिंग जिसमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को किया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं किया जाता है, इस तरीके की बैंक को क्या कहते हैं? तो आपको आगे से जवाब देना है ग्रीन बैंकिंग। ठीक है, वो दोनों तरीकों से पूछ सकते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछें कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि जो 4-5 आपने अच्छे से रटे होंगे, आप उनको बैक टू बैक जवाब दे सकते हो। ठीक, पर जैसा भी वो पूछे आपको उसके लिए तैयार तो रहना ही है। नेक्स्ट आते हैं इस्लामिक बैंकिंग में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शरीयत लॉ। इट इज़ अ डिपॉजिट टेकिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूट हुज स्कोप एक्सक्लूड बोरोइंग एंड लेंडिंग, यानी कि इस्लामिक बैंकिंग में सिर्फ डिपॉजिट लिए जाते हैं और विड्रॉल एक्सेप्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब शरीयत लॉ कहता क्या है? मुझे श्योर नहीं है, पर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि शरीयत लॉ में क्या होता है कि ये कहते हैं कि हम कुछ भी ऐसी लेंडिंग नहीं करेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट के साथ बंदे से पैसा वापस लेना हो। साथ ही हम कभी भी किसी बंदे से ऐसे पैसा लेंगे भी नहीं जिसमें हमें इंटरेस्ट के लगा के उसको पैसा रिटर्न करना हो। इसको वो शरीयत लॉ के अंडर हराम मानते हैं। तो वही चीज़ है इस्लामिक बैंकिंग में कि वो डिपॉजिट लेते हैं और विड्रॉल्स भी एक्सेप्ट करते हैं, पर बोरोइंग और लैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, वो ऐसी बोरोइंग लैंडिंग करते हैं, यानी कि विदाउट इंटरेस्ट वाली। देन कम्स शैडो बैंकिंग। द टर्म रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग लाइक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज विच आर नॉट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। शैडो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग ही होती है, कि मतलब एक टाइप की वो बैंकिंग ही कर रहे होते हैं, सारी आपको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पर हम उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते हैं। ठीक है, और वो ये चीज़ क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन पर आरबीआई की रेगुलेशंस थोड़ी कम स्ट्रिक्ट होती हैं। देन कम्स ओवरसीज बैंकिंग। ओवरसीज बैंकिंग और ऑफशोर बैंकिंग में कंफ्यूज मत होना। ऑफशोर बैंकिंग वो होती है जिसमें हमारे डोमेस्टिक बैंक फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पैसा देते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, ओवरसीज बैंकिंग का क्या है? जिसमें फॉरेन
ऑपरेशन, जिस बैंक के फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेशन है, यानी कि फॉरेन कंट्री में अपनी ब्रांचें भी खोल रहे हैं और वहां पे अपनी कस्टमर्स को भी, उन्हीं के कस्टमर्स को भी सर्व कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ओवरसीज बैंकिंग। फॉर एग्जांपल लगा लो कि एसबीआई ने अगर नेपाल में अपनी कोई ब्रांच खोली हुई है, तो यानी कि उनका वहां पर ऑफिस भी होगा प्लस उनका कस्टमर बेस भी होगा वहां पे। वो वहां पर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ही लोन नहीं देंगे, वो वहां के कस्टमर्स को भी लोन देंगे। देन कम्स पैरेलल बैंकिंग। इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि जो ऑनर है एक लीगल बैंक का, वो एक और बैंकिंग सेटअप लगा लेता है टू अवॉइड लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन। देखिए, बैंक अगर वो कोई खोला हुआ है तो बैंक में आरबीआई की नजर तो होगी और उस पर आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगी, तो वो बैंकिंग सेटअप खोल लेता है एक और पैरेलल में ही, ठीक है। तो अपने पैसे को वो ऐसे बैलेंस कर लेता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो विदाउट any legal restrictions. Then comes merchant banking. It involves financial advices and services for large corporations and wealthy individuals. तो merchant banking में क्या होता है, वो advices देते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किनको, लार्ज कॉर्पोरेशंस को। देन डोर टू डोर बैंकिंग, इसमें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, खासकर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको वर्ड हमेशा याद रखना है अगर आप बैंकिंग की बात कर रहे हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक कॉमन मैन तक पहुंचाना कैसे, डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करके। इसके लिए बैंक ने किनको रखा होता है। अब देखिए, क्लैरिकल जो है बैंक से उठ के तो जाएगा नहीं, या फिर ब्रांच हेड बैंक से उठ के जाएगा नहीं। इनके लिए बैंक क्या करते हैं, प्राइवेटली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर कर लेते हैं कम सैलरी पर। उनका काम क्या होता है, लोकली हर किसी को डोर टू डोर जाके सर्विसेज प्रोवाइड करना बैंकिंग की। देन कम्स यूनिवर्सल बैंकिंग, जो बैंक जो है बैंकिंग के अलावा भी और एक्टिविटीज इंक्लूड करता है, जैसे कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, ऐसी एक्टिविटीज को जो प्रमोट करता है, साथ ही साथ वो बैंकिंग एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करता है, तो उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। देन कम्स वर्चुअल बैंकिंग, कैरिंग आउट बैंकिंग एक्टिविटीज विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द बैंक ब्रांच। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है एटीएम सर्विसेज और मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, आप एटीएम में जाओगे, विड्रॉल भी कर सकते हो, आजकल डिपॉजिट भी कर सकते हो, वहां पर आपकी प्रिंटिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं, तो इससे कहते हैं हम वर्चुअल बैंकिंग। देन कम्स रिलेशनशिप बैंकिंग। इसमें क्या होता है कि बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो मोल्ड की जाती है टू सूट द नीड्स ऑफ प्राइम कस्टमर। प्राइम कस्टमर वो होते हैं जो काफी टाइम से उस बैंक के साथ जुड़े हों और काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप हो, ठीक है। जैसे लोन का काफ़ी लेन देन हो रहा हो, टाइम पर अपनी किस्तें लौटा रहे हो, बैंक में उसने काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट जमा कराया हो, जिससे बैंक जो है हाई रेट पे लेंडिंग कर सकता है, तो ये सब आता है। फिर उन लोगों के लिए ना बैंक थोड़े अपने रूल्स को थोड़ा अमेंड कर देता है ताकि उनका कंफर्ट जोन में उनको हम अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अब खत्म हो चुका है टाइप्स ऑफ बैंकिंग, अब हम आ जाते हैं रिस्क पे। रिस्क क्या होता है, बैंक को एक रिस्क कब होगा, जब वो पैसा बांटेगा। जब तक वो पैसा ही नहीं बांटेगा तो उसको रिस्क किस चीज़ का है। तो रिस्क क्या है, रिस्क है सबसे पहला क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन ए बोरोअर फेल्स टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग द टर्म्स एग्रीड विद द बैंक। यानी कि अगर हमने एक बोरोअर को कहा है कि तुझे एक महीने में 20,000 रुपए की किस्त जमा करनी है, एक महीने की किस्त यानी कि ईएमआई, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई की फुल फॉर्म भी मैं आपको करा चुका हूं। अगर वो बोरोअर ये 20,000 पर मंथ देने में फेल हो जाता है तो बैंक को क्रेडिट का, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है लोन, तो बैंक को जो लोन दिया होता है उसकी किस्तें वापस आने का एक रिस्क हो जाता है कि आएगा भी या नहीं। देन कम्स मार्केट रिस्क, व्हेन द इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस। देखिए, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जैसे अभी कोरोना हो गया हुआ है, तो जिन भी प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं, इनको लोन दिया हुआ था कोरोना होने से पहले, वो कोरोना होते ही सारा लोन एनपीए होने की कगार पर आ गया था। कैसे, क्योंकि टैक्सीज चलनी नहीं, रेस्टोरेंट्स तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गए, तो क्या हुआ कि वो जब बिजनेस ही नहीं कर पा रहे तो वो अपनी किस्तें कैसे लौटाएंगे। वो लोग भी मजबूर है, हम जानते हैं वो लोग भी मजबूर है, पर बैंक भी मजबूर है, उसको भी अपनी किस्तें चाहिए। तो ये आ गया मार्केट रिस्क। इसके अलावा और क्या आ सकता है, जब आरबीआई जो है अपने रेट्स चेंज कर देता है टू मेंटेन इन्फ्लेशन, इक्विटी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। देन कम्स ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क नाम से पता चल रहा है
कि जब ऑपरेशन मतलब जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से कोई एरर आ जाता है, इंटरप्शन आ जाते हैं या फिर क्रैशेस, जो साइट क्रैश हो जाती है, ठीक है, इधर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, यानी कि इंटेंशनल भी इसमें काउंट होता है, कॉज्ड बाय पीपल, इंटरनल प्रोसेसेस यानी कि आपके सर्वर्स क्रैश हो गए, सिस्टम्स और एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि एन एरर और फ्रॉड, फ्रॉड आ गया इंटेंशनल, एरर आ गया एक्सीडेंटल इन बैंक्स क्रेडिट अंडर राइटिंग प्रोसेस, यानी कि लोन कितना दिया है, जब आप वो सब डेटा मेंटेन कर रहे हो, अगर किसी भी चीज़ में एरर आ गया तो वो बैंक का क्रेडिट जो है वो राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है। अगर फॉल कर दिया तो बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा उसने कितना लोन दे दिया है। अगर राइज कर जाता है तो बैंक जो है सोचेगा कि जितना हमने पैसा दिया है वो तो वापस आ नहीं रहा, तो वो उसे एनपीए काउंट करने लग जाएगा। तो इसलिए ऑपरेशनल रिस्क भी टाइप ऑफ रिस्क में ऐड होते हैं। देन कम्स सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज द रिस्क इनहेरिट टू द इंटायर मार्केट एट्रीब्यूटेबल टू अ मिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल और मार्केट रिलेटेड इवेंट्स, यानी कि जब बैंक टोटली डिपेंड होता है पूरी मार्केट पे, या फिर बैंक ने जो लोन वगैरह दिए होते हैं उसके लोन वगैरह, उसके क्रेडिट को या मार्केट को कुछ भी तरीके का नुकसान आ रहा होता है, किससे, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल या फिर मार्केट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से, तो बैंक को क्या हो सकता है कि बैंक को उस चीज की वजह से लॉस उठाना पड़ सकता है। अगर मार्केट ही गिर गई, लोगों के पास पैसा है ही नहीं लुटाने को, तो बैंक को तो लॉस होगा ही होगा। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दी है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ अमेरिका। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप इसे एज एग्जाम्पल यूज़ करोगे अपने इंटरव्यू में, तो आपको ये पढ़ के जाना है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ अमेरिका। मैं छोटा छोटा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि बैंक्स ने काफ़ी हाई लेवल का रिस्क ले लिया था। कैसा रिस्क कि उसने मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया हुआ था, अपने पास इतना पैसा मेंटेन ही नहीं किया था कि अगर मार्केट में लगाया हुआ पैसा वापस ना आए तो बैंक चल पाए। तो क्या हो गया, मार्केट क्रैश होगी, ठीक है। तो मार्केट क्रैश हुई, बैंक का पैसा वापस नहीं लौट पाया, और बैंक के पास इतना पैसा था नहीं कि जो अपना वो है बैंक को रेगुलेट कर सके। तो क्या हुआ, जब सब बैंक्स ने ऐसा कर दिया, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो कर दिया और मार्केट से पैसा लौट के आया नहीं, किसी बैंक के पास पैसे बचे नहीं, और फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए पूरे अमेरिका में। इसे और ज़्यादा अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट कम लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब ही यही है कैश फ्लो। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि जब बैंक के पास इतनी कैश बची नहीं होती है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस कैरी कर सके, यानी कि विड्रॉल्स देना, कोई पेमेंट लेने आ रहा है तो आप उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, ये आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क में। देन कम्स रेपुटेशनल रिस्क, जब बैंक का नाम हाईलाइट हो जाता है गलत कामों के लिए, जैसे कि करप्शन या फिर फ्रॉड, ठीक है, तो वो आ जाता है रेपुटेशनल रिस्क में। देन कम्स बिजनेस रिस्क, जब बैंक रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉलो कर लेता है या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चल रहा होता है पर स्ट्रेटजी गलत होती है, आ जाके गलत स्ट्रेटजी चूज करने की वजह से जो बैंक को फेल कर देती है, उस स्ट्रेटजी की वजह से उसको बिजनेस रिस्क हो सकता है। देन कम्स फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क अकरिंग ड्यू टू रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि आपने एक कस्टमर को 2,000 देने थे तो आपने उसको 2 लाख रुपए दे दिए या 20,000 रुपए दे दिए, तो 2,000 देने के बजाय आपने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए। अब वो कस्टमर लौटाए या ना लौटाए वो कंप्लीटली कस्टमर की मर्जी पर है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल रिस्क की ट्रांजैक्शन ही आपसे गलत हो गई। देन कम्स मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड में क्या होता है कि बैंक को जब खुद पे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी आर टू बिग टू फेल, यानी कि हमारा असेट इतना ज़्यादा है कि अब हम फेल नहीं हो सकते, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो क्या करता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या फिर लालच कह लो, वो और प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर लैंडिंग करने शुरू हो जाता है। तो देखिए भाई, बैंक की इनकम ही क्या है, जो पैसा लोन का वापस आएगा, और अगर पैसा ही वापस नहीं आएगा तो बैंक की क्या इनकम हुई, कुछ इनकम नहीं हुई। अब स्टाफ की सैलरीज तो निकालनी है, अगर बैंक के
पास रिटर्न ही नहीं आ रहा है तो बैंक का पिछला जमा हुआ प्रॉफिट ही स्टाफ की सैलरीज में निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, बैंक को लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया हुआ है, अब वो फेल नहीं हो सकता। पर जब वो फेल होने पर आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनको बैक करती है। क्यों? क्योंकि देखो एक टाइम पर तो उसने इतना प्रॉफिट कमाया ना कि उसको लगने लगा कि अब मैं फेल नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है इसको एक चांस दे देना चाहिए। पर ये क्या होता है, ये मोरल को अपने तोड़ने वाली बात होती है। मोरल हैजार्ड क्या हुआ, मोरल को तोड़ देना। कैसे? कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत चीज़ कर ली, गलत चीज़ करने की वजह से रिजल्ट गलत आया, अब आपका कॉन्फिडेंस ऐसे टूट गया हुआ है कि आप दोबारा हाई लेवल लैंडिंग करने से थोड़ा हिचक रहे हैं। तो क्या हो गया, मोरल हैजर्ड। टाइप्स ऑफ रिस्क भी हमारे ख़त्म होते हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मैंने बात की ही है कि वो दैट बैंक्स विच आर टू बिग टू फेल, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि वो बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल, जो मैंने अभी अभी मेंशन किया। ये कब डिसाइड होता है कि ये DSIBs बन गए हुए हैं, जब बैंक का एसेट जो है वो 2% ऑफ GDP को एक्सीड कर जाता है। जैसे वो एक्सीड करेगा तो हम मान लेंगे कि वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। एट प्रेजेंट यानी कि जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो SBI, HDFC और ICICI बैंक 3 ही बैंक हैं इंडिया में जो DSIBs की कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस भी होती है, तो 3 इंश्योरेंस भी है जो DSI में आती है, DSII, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेस। तो 3 कौन कौन सी इंश्योरेंस है, एक तो आ गई LIC, दूसरी आ गई न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, न्यू इंडिया एश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नॉट इंश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस। इसी के साथ अपना पार्ट 7 भी हम करते हैं एंड। आई होप आपको सब समझ आ गया हो। मिलते हैं पार्ट 8 में। थैंक यू सो मच।